केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम अब बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। साथ ही देश के राजभवनों को अब लोक भवन कहा जाएगा और केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन रखा गया है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ नाम परिवर्तित करना नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक व वैचारिक परिवर्तन है, यानी सत्ता के स्थान पर सेवा और कर्तव्य की भावना को प्राथमिकता देना। इन नाम परिवर्तनों के पीछे ये दृष्टिकोण है कि शासन जनता के लिए है, पावर सेंटर नहीं। इसीलिए नामकरण में सत्ता प्रधान प्रतीकों के बजाय सेवा, लोक कर्तव्य जैसे मूल्य चुने गए। जनगणना 2027 को लेकर हाल ही में भारत सरकार ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार ये 2 चरणों यानी फेज में होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच किसी 30 दिन की अवधि में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधानुसार किया जाएगा। दूसरा चरण पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फरवरी 2027 में होगा और सारी जनसंख्या की गिनती की जाएगी। हालांकि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां मौसम या भौगोलिक परिस्थितियां विशेष हों, जैसे बर्फ से ढके इलाकों में जैसे लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहां जनगणना सितंबर 2026 में ही हो जाएगी। इसके अलावा इस बार की जनगणना में पहली बार आधिकारिक तौर पर जातिगत यानी कास्ट आधारित डेटा भी शामिल किया जाएगा, जैसा कि अप्रैल 2025 में हुए निर्णय के तहत तय हुआ था। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन यानी सरकार और विपक्ष के बीच हुई सहमति के बाद बिना किसी बड़े हंगामे के चल रहा है। विपक्ष ने अपने हंगामे के बाद ये फैसला किया है कि वो इस बार सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, बशर्ते कि कुछ अहम विषयों पर चर्चा हो। कथित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जो गतिरोध बन गया था, उसने फिलहाल आराम किया है। अब अगले हफ्ते के लिए 2 बड़े एजेंडे तय हो गए हैं। पहले वंदे मातरम के 150 वर्ष पर्व को लेकर चर्चा, फिर उससे ठीक बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बहस। अल-फला यूनिवर्सिटी से जुड़े एक पूर्व नर्सिंग स्टाफ ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके अनुसार अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 100 से 150 फर्जी फाइलें तैयार की जाती थीं। उन्होंने दावा किया है कि नाइट ड्यूटी के कर्मचारियों को हर दिन कम से कम 5-5 फर्जी फाइलें बनाने का लक्ष्य दिया जाता था। साथ ही इस पूर्व कर्मचारी ने बताया कि कई कश्मीरी स्टाफ और डॉक्टर अक्सर साथ-साथ काम करते थे और वे प्रायः पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाते थे, जो यूनिवर्सिटी एवं अस्पताल में काम करने वालों के बीच असहमति और अविश्वास का माहौल बनाते थे। उसने ये भी कहा कि उसने अपनी नौकरी 4 महीने बाद ही छोड़ दी थी, क्योंकि उसे ऐसी अनैतिक क्रियाओं और गड़बड़ियों से असहजता महसूस हुई थी। भनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए अगली तारीख 10 दिसंबर निर्धारित कर दी है। अदालत में याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद पूरे हल्द्वानी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई। संवेदनशील स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में हाई अलर्ट जारी रखा और लगभग 400 जवानों की तैनाती की गई, ताकि किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके। संभावित उपद्रव की आशंका के चलते संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये मामला रेलवे की लगभग 29-30 एकड़ भूमि पर बसे करीब 4300 से अधिक परिवारों के भविष्य से जुड़ा होने के कारण बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। इसीलिए अदालत के अगले आदेश तक प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ी रहेगी। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां लेकर उनका परिवार हरिद्वार पहुंचा है। उनके पुत्र सनी देओल समेत परिवार के अन्य सदस्य हरिद्वार के वीआईपी घाट पर विधि विधान से अस्थि विसर्जन करने आए हैं। परिवार ने पूरे कार्यक्रम को निजी रखा है, मीडिया से दूरी बनाकर रखी गई है, ताकि शांतिपूर्ण और सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार हो सके। अस्थियों को परिवार पीलीभीत हाउस में सुरक्षित रख रहा है और विसर्जन सायंकाल या अगली सुबह किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान प्रशंसकों ने घाट और आसपास जमा होना शुरू कर दिया था, इसीलिए परिवार और प्रशासन ने संवेदनशील माहौल देखते हुए गोपनीय रहने का फैसला किया। उत्तराखंड और हिमालय के बुग्याल इलाकों में शिकारियों द्वारा जानबूझकर आग लगाने की घटनाओं से प्रकृति और दुर्लभ जीवों को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। हाल ही में पिथौरागढ़ वन विभाग ने ये खुलासा किया है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खासकर पंचाचुली और आसपास के बुग्यालों में शिकारी जानवरों को फंसाने के लिए सूखी घास में आग लगा देते हैं, जिससे वन्यजीव खासकर कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ सुरक्षित भागने की कोशिश में मारे या घायल हो जाते हैं। इन अल्पउच्चता एल्पाइन मेडोज यानी बुग्यालों को वन्यजीव और दुर्लभ जड़ी बूटियों का महत्वपूर्ण आवास माने जाता है। आग लगने से न सिर्फ जानवरों का प्राकृतिक आवास बुरी तरह क्षतिग्रस्त होता है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र, नद नालों की नमी और हाइड्रोलॉजी यानी पानी की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस खतरनाक प्रवृत्ति के प्रति सतर्क हो चुके हैं। उन्होंने जंगलों की नियमित गश्त बढ़ाई है और सुरक्षा एजेंसियों जैसे आईटीबीपी और एसएसबी से मदद मांगी है, ताकि शिकारियों और आग लगाने वालों को पहाड़ों से रोका जा सके।
बीएस येडियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट यानी बच्चों के यौन उत्पीड़न से बचाव के अंतर्गत दायर मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रायल पर स्टे लगा दी है। अदालत की बेंच जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता की अपील सुनने तक ट्रायल पर रोक रहेगी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने नवंबर 2025 में इस केस की सुनवाई जारी रखने से इनकार कर दिया था। कनाडा में 6 फॉर जस्टिस यानी खालिस्तान समर्थकों ने एक रैली या परेड के दौरान भारत विरोधी नारे लगाए, जिसमें उन नेताओं के पुतले शामिल थे जिन्हें बदनाम कर हिंदू टेररिस्ट कहा गया और जिनके हाथों में पाकिस्तानी झंडे देखे गए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने खुलेआम नारेबाजी की, जिसमें नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को निशाना बनाया गया, उनकी आलोचना की गई और भारत के खिलाफ अपमानजनक और उत्तेजक पोस्टर और झंडे दिखाए गए। इस घटना पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून में 13 दिसंबर को पासिंग आउट परेड आयोजित होगी। इस अवसर पर कई युवा कैडेट देश विदेश की सेनाओं में अधिकारी बनकर शामिल होंगे। इस बार की परेड से ठीक पहले 5 दिसंबर को आईएमए के एसीसी विंग की ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी, जिसमें आर्मी कैडेट कॉलेज के कैडेट्स को डिग्री प्रदान की जाएगी। इसके पश्चात वो अकादमी का हिस्सा बन जाएंगे। परेड की तैयारियां अंतिम चरण में है। कैडेटों द्वारा मार्च पास्ट और ड्रिल की रिहर्सल हो रही है, जबकि मैदानों की सजावट, सुरक्षा प्रबंध और स्वागत व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 रन से जीत हासिल की थी। टीम ने 349/8 का स्कोर बनाया था, जहां विराट कोहली ने 135 रन की दमदार पारी खेली और रोहित शर्मा ने 57 रन जोड़े। अब दूसरे मैच से उम्मीद है कि भारत अपनी बढ़त बनाए रखेगा। रोहित के लिए भी ये खास मैच है। वे 2000 अंतर्राष्ट्रीय रन के करीब हैं और इस सीरीज में ये मील का पत्थर पार कर सकते हैं। ओलंपियन निशानेबाज मनु भाकर अब सिर्फ शूटिंग ही नहीं, पढ़ाई के लिए भी आगे बढ़ चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम में दाखिला लिया है, ताकि भविष्य में खेलों से जुड़ी मैनेजमेंट अथवा प्रशासनिक भूमिका निभा सकें। उनके पिता ने ये बताया है कि मनु ने अपनी पढ़ाई और करियर का फैसला खुद किया है। ये उनका अपना चुनाव था। उन्होंने कहा कि शूटिंग के साथ साथ पढ़ाई करना मनु की प्राथमिकता रही है। ये कदम इसलिए खास है क्योंकि मनु पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के लिए मेडल जीत चुकी हैं। अब वो इसी अनुभव और शिक्षा का उपयोग खेल प्रबंधन क्षेत्र में करना चाहती हैं। 14 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी स्मैट में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने बिहार की टीम के लिए महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंदों में 108 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इस तरह वे स्मैट में शतक लगाने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए। ये उनका तीसरा T20 शतक है, यानी 14 वर्ष की उम्र में उसने 3 T20 सेंचुरी का कारनामा कर दिया है। 3 दिसंबर 2025 को भारत के उत्तर भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे दर्ज हो रहा है और घना कोहरा दृश्यता को प्रभावित कर रहा है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में ठंड बढ़ रही है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और ओडिशा में हल्का कोहरा और शुष्क मौसम बना हुआ है। दक्षिण भारत में चक्रवात दीतवाह के अवशेषों के कारण उत्तर तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और केरल में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी है। तेज हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। समुद्र में खराब हालात बने हुए हैं। मछुआरों को दोपहर तक तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है तथा निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फीली हवाओं के साथ तेज ठंड तथा कोहरे का असर है। सड़कों पर फिसलन और यातायात बाधित हो सकता है। अधिकांश अन्य राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।